Hi friends, welcome back. India's insane plan to convert Thar desert into green forest. वाह, हो जाए तो कमाल है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे सब कुछ डेजर्ट बन जाना है। यूएई में फ्लड आए थे इस बार। हाँ, वो भी तो आया था, वही तो आया था, वो भी तो था। यूएई ने बारिश कमाल कितनी दिखाया आई था, थी। कितनी बारिश आई थी कि रेगिस्तान में फ्लड आ गया था। और ऊपर से सैटेलाइट से देखा तो वहाँ पे पूरा पडल बना हुआ था, पानी का ब्लू नजर आ रहा था जगह जगह। वाह। और थार डेजर्ट में तो ऑलरेडी हमें पता है कि एक उन्होंने फॉरेस्ट की लाइन बनाई है कि इससे ज़्यादा थार डेजर्ट आगे ना आ सके। वहाँ बड़े सारे प्लांट किए हैं, पेड़ ही पेड़, कि वो बस उस आगे थार डेजर्ट ना आ सके, और बीच में अगर कर दे दैट विल बी ग्रेट। नहीं, और चाइना की भी तो एक बार हमने न्यूज सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे वो धीरे धीरे जो बंजर एरिया है वहां पे उसको बना रहे हैं उस टाइप से पेड़ लगाकर, ताकि वो भी एरिया जो है हरियाली जगह बन जाए। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश का सबसे विशाल रेगिस्तान जल्द ही एक हरे भरे जंगल में बदलने वाला है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। थार डेजर्ट भारत का एक ऐसा रेगिस्तानी इलाका है जहां पर सिर्फ 150 mm की ही बारिश होती है। इतनी कम कि इससे ज्यादा बारिश तो मुंबई जैसे शहर में बस सिर्फ कुछ घंटों में ही हो जाती है। यहाँ पर एक तरफ सर्दियों के मौसम में ऑलमोस्ट -5 डिग्रीज का फ्रीजिंग तापमान हो जाता है, जमा देने वाला तापमान, और वहीं पर दूसरी तरफ गर्मियों में इतनी ब्लिस्टरिंग गर्मी होती है कि यहाँ पर डिप्लॉयड हमारे सोल्जर्स तो रेती में पापड़ सेक लेते हैं। वाह, ये पहली बार देखा। लेकिन अब अचानक से इस घने रेगिस्तान की काया पलट हो रही है। कई रिसर्चेस, पेपर्स, नेशनल और इंटरनेशनल मीडियाज ये रिवील कर रहे हैं कि थार डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन नाउ। यस, हजारों साल पुराना ये रेगिस्तान अब अचानक से एक हरे भरे जंगल में तब्दील हो रहा है। कैसे? इस इम्पॉसिबल से काम को पॉसिबल बनाने के पीछे कई इनोवेटिव टेक्निक्स तो जरूर है, मगर एक ऐसी भी वजह है जो शायद मैं बोलूंगा भी ना तो आप बिलीव ही नहीं करोगे। मैं बात कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग से वहां पे हो रहा है क्लाइमेट चेंज से आज पूरी दुनिया की ग्रीनरी खत्म हो रही है। हमारे पेड़ पौधे मर रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, तो दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके वजह से वहां रेंज आ रही है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है। जिस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम हजारों लाखों पेड़ पौधे उगा रहे हैं, वही ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही आज इंडिया का थार डेजर्ट हरा भरा जंगल बनते जा रहा है अपने आप। साउंड सो पैराडॉक्सिकल। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, ये सबसे पहले मैं एक साइंस एंथुसियास्ट हूं। तो यहाँ पर वो फंडामेंटल रूट कॉज ही आखिर क्या है? एंड यू नो व्हाट, आपको मे बी ये सुनकर खुशी भी हो रही होगी कि यार थार रेगिस्तान एक हरे भरे जंगल में बदल रहा है, तो बाकी सारा एरिया तो रेगिस्तान बनेगा ना फिर। इंडिया के लिए और हो ही नहीं सकती। यस, ये भी तो सोचो। पंगा तो हो रहा है, सऊदी अरेबिया वगैरह अगर आ गया इट विल बिकम पंगा। अगर ऐसा वाकई में हो गया, उल्टा हो जाने सब कुछ। आने वाले कुछ सालों में इंडिया में बारिश की भयंकर कमी होने लग जाएगी, जिस वजह से हमारे पूरे देश में अनाज का अकाल पड़ सकता है। Now again, आपको ये भी सुनकर पैराडॉक्सिकल लगेगा। So let's understand how. So अगर हम इतिहास में एकदम पीछे जाए करीब साल 1792 में, तो तब इस पूरे इलाके की हालत काफी खस्ता हुआ करती थी। इंडिया के डेजर्ट जोन्स पर रिसर्च करने वाली इकलौती सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स के अनुसार उस दौरान थार में हर 3 साल में भुखमरी और सूखा पड़ना, ये हालत काफी कॉमन हुआ करती थी। इनफैक्ट अगर आप 1792 से लेकर 1899 तक देखोगे ना, तो थार रीजन में करीब 15 बार ड्राउट्स और फैमिन्स आ चुके हैं, जिसमें 9 बार तो काफी ज्यादा ये सिवियर थे। इसका नतीजा ये हुआ कि थार में रहने वाले काफी सारे रहवासी इस इलाके को छोड़कर चले गए। 1891 के सिंध प्रोविंस के सेंसस के हिसाब से, जिसमें थार भी आता है, इस इलाके में तब की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जानते हो कितनी थी? हर 1.5 किलोमीटर में मैक्सिमम 102 लोग यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन आजादी के बाद इस इलाके के लिए चीजें थोड़ी सी बेहतर होने लगी। देश के आजाद होते ही पीएम जवाहरलाल नेहरू को हमारे तब के एक हाइड्रोलिक इंजीनियर कन्वर सेन ने इस समस्या के लिए एक समाधान बताया। उनका आइडिया ये था कि अगर हम पंजाब की नदियों के एक्सेस पानी को कैनल के जरिए थार के बंजर जमीन की तरफ डाइवर्ट कर लेंगे, तो इस इलाके की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। अब जाहिर है ये हम उस समय की बात कर रहे हैं, आजादी के वक्त की बात। ये चीज तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था, क्योंकि इसमें 2 मेजर चैलेंजेस थे।
एक, अभी रिसेंटली आजाद हुए भारत के पास उतने पैसे ही नहीं थे कि हम 650 किलोमीटर यानी कि 3 स्टेट्स लंबा एक कैनाल बना सके। दूसरा प्रॉब्लम, जिन पंजाब की नदियों से हम पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बना रहे थे ना, उनको लेकर तो ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे। इस बीच अगर हम पानी को डाइवर्ट करते तो शायद पानी को लेकर ही इन दोनों देश के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ जाती और शायद हम इकोनॉमिकली वो झेल भी नहीं पाते, क्योंकि रिसेंटली 1947 में हमने पाकिस्तान के साथ एक जंग ऑलरेडी कर लिया था। बट इन चैलेंजेस के सामने पीएम नेहरू रुके नहीं। उन्होंने इन दोनों भी प्रॉब्लम्स को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया। सबसे पहले तो 1957 में पीएम ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन करके रिवर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया। इस ट्रीटी से इंडिया को रावी, सतलज और बियास नदी के पानी पर कंप्लीट कंट्रोल मिल गया। यानी अब हम पंजाब से पानी राजस्थान छोटा सा साइज है और आधी उनको दे दी। प्रॉब्लम यानी कि फाइनेंसेस की, तो उसके लिए भी उस समय नेहरू गवर्नमेंट ने एक काफी ब्रेव डिसीजन लिया। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने $20 मिलियन एलोकेट कर दिए। $20 मिलियन उस दौर में एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी, तब उसकी कीमत करोड़ों में होगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर भी ये इन्वेस्टमेंट किया और इसके फिर लगभग 27 इयर्स बाद यानी कि 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थार को ग्रीनिफाई करने का ये पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। इसे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट नाम दिया गया और आज तक ये इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल और दुनिया का लार्जेस्ट सक्सेसफुल इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसकी सक्सेस को आप इससे इरिगेट करता था डेजर्ट को। 1980s में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस यूएस पॉलिटिकल मैगजीन एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू ने इसको अपने मैगजीन में फीचर किया था एज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जिसने थार रीजन के पानी की समस्या को काफी हद तक लोगों के लिए पीने पानी। स्टैटिस्टिक्स देखें ना तो कैनाल के बनने के बाद थार में क्रॉपिंग एरियाज यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड वाले एरियाज डायरेक्टली डबल हो गए थे। जहां पर 1956 में सिर्फ 12.7% ही जमीन पर खेती हुआ करता था वहीं 1990s में 24.9% एरिया पर यहाँ पे खेती होने लगी। अब ये डिफरेंस आप इस सैटेलाइट इमेज में क्लियरली देख सकते हो। इंटरेस्टिंग राइट? अब ऑब्वियसली क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से इस रीजन में खाने और पानी की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई थी, तो लोग भी वापस से थार डेजर्ट में रीसेटल होने लग गए, यानी कि इस रीजन में पॉपुलेशन बढ़ने लगा धीरे धीरे। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। थार में मेजरली सिर्फ नहर के नजदीक लोग जो रह रहे थे ना, उनके ही इलाके ग्रीन हो रहे थे। नहर से दूर दराज वाले जो एरियाज थे उनमें अभी भी काफी जमीन बंजर थी। सो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स की एक टेक्निक से इंस्पिरेशन लिया। एक्चुअली में 1970s के पहले सिंध, जो कि आज ऐसे दिखता है, वहां पर एक समय में रेगिस्तान पाकिस्तान में है। बट 1877 में ब्रिटिशर्स ने सिंध प्रोविंस के थापड़कर डेजर्ट एरिया में एक साउथ अमेरिकन प्लांट स्पीशीज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यानी कि विदेशी बाबुल को इंट्रोड्यूस किया। और अब बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ एक स्पीशी की वजह से सिंध का ये पूरा बंजर इलाका हरा भरा हो गया। वहां के फार्मर्स की जमीनें भी उपजाऊ हो गई और इस एरिया में हरियाली आ गई। सिर्फ इस एक प्लांट की वजह से। इनफैक्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डिटेल में अटैच कर लिए, उसमें भी आपको कई सिंध के फार्मर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे। पहले हम हमारे रिसर्च रेफरेंसेस को सिर्फ स्क्रीन पर ही फ्लैश किया करते थे, लेकिन अब से हम उसके साथ डिस्क्रिप्शन में भी इन्हें ऐड कर दिया करेंगे, ताकि आपको अगर आपका खुद का इंडिपेंडेंट रिसर्च करना हो तो आपके पास हमारे सारे सोर्सेज हो। हमारी टीम में कई पैशनेट रिसर्चर्स और क्रिएटिव एडिटर्स हैं जो इन डेप्थ रिसर्च को आर्टिस्टिक स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करते हैं। हमारा मिशन है हमारे दोनों चैनल्स गेट्स इट फ्लाई साइंस और गौरव ठाकुर के थ्रू इंडियंस में एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करके इंडिया के रूट लेवल पर बदलाव लाना। और अब हम हमारी टीम को एक्सपैंड भी कर रहे हैं और लाइक माइंडेड वॉरियर्स के साथ। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और अगर आप भी हमारे इस मिशन में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आपके पैशन को एक थ्राइविंग प्रोफेशन बनाना हमारा काम होगा। We are looking for skilled researchers, creative editors, and professional social media managers for a work from office opportunity in Mumbai. More details in description. Let's create an impact together. हम विदेशी बाबुल प्लांट की बात कर रहे थे जिसने सिंध की काया ही पलट कर दी। इनफैक्ट ये विदेशी बाबुल प्लांट तो आज सिंध रीजन से पूरे पाकिस्तान में तक फैल चुका है। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ने इसे सिंध रीजन में इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया था क्योंकि इसके 4 फायदे। पहला ये कि पौधा किसी भी क्लाइमेट में किसी भी सॉइल टाइप में ग्रो कर सकता है, इंक्लूडिंग डेजर्ट एरियाज की रेतीली मिट्टी में जिसमें हार्डली कोई प्लांट स्पीशीज सर्वाइव कर पाती है। इसके अलावा क्योंकि इसकी जड़ें
जमीन में काफी हमें डीप चाहिए तक टेक्सास जाती के है, लिए। इसीलिए ये पौधा मिट्टी को भी स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। दूसरा, विदेशी बाबुल एक नाइट्रोजन फिक्सर भी है, यानी कि जिस भी जमीन पर यह पौधा उगता है वहां पर जमीन में नाइट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो आप जानते ही होंगे किसी भी एरिया में वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इस पेड़ का हर हिस्सा काम में भी आता है, मतलब इसके पत्ते भेड़ बकरी और बाकी जानवरों के लिए खुराक बनते हैं। और मैंने ये पौधा देखे हुए हैं, मैं कल राजस्थान में देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, विदेशी बाबुल जिस भी एरिया में आ जाए ना, वो आग की तरह चारों दिशा में फैलने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लांट साल में 2 बार फ्लावर करता है। ये वो वाले तो नहीं जिसके पत्ते खट्टे खट्टे होते हैं, इमली जैसा, वो इसके पत्ते भी खट्टे खट्टे होते हैं। मैंने ये जो जोधपुर में बड़े खाया भी है पत्ते शायद, मैसिव एरिया में। और एक होते थे जिनको टच करो तो बंद भी हो जाते थे, ऐसे पत्ते होते थे कुछ। फीचर्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अगले इनिशिएटिव्स के तहत कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसमें उन्होंने इस एरिया में भर भर के विदेशी बाबुल के पौधों को उगाना स्टार्ट कर दिया है। अब आगे भी ऐसे कई सारे एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स हुए, जैसे 1999 का एग्जांपल ले लो। इसके 3 साल में ही पूरे थार रीजन का फॉरेस्ट कवर 14% से इंक्रीज हो गया था। इनफैक्ट आज भी वेस्टर्न राजस्थान के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पौधा, तभी देखा जोधपुर लिखा है ना, यही देखे मैंने देखे हैं। ये तो बहुत बड़ी झाड़ियां, तो छोटी छोटी झाड़ियां देखी। थार डेजर्ट में ग्रीन कवर बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा हाथ था। लेकिन जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसे आज के तारीख में पूरी दुनिया कोसती है, उसके वजह से भी आज हमारे थार डेजर्ट की काया पलट हो रही है। सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वेल, ये जानने के लिए ना हमें सबसे पहले बारिश ही आखिर कैसे होती है उसे फंडामेंटली समझना होगा। डोंट वरी, बस 5 मिनट में एकदम सिंपल शब्दों में इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे। देखो, बेसिकली बारिश ना पूरी की पूरी हवा और लो हाई प्रेशर हमने पढ़ा हुआ स्कूल में, जब किसी एरिया में तापमान ज्यादा होता है, वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और नीचे लो प्रेशर जोन बनाती है। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड होता है तो वहाँ पर हवा जमीन के पास रहती है और उस रीजन में एक हाई प्रेशर जोन बनता है। अब साइंस के फंडामेंटल्स के हिसाब से ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा था शुरू में, फिर पापा फंस गई थी। पापा ने कहा ये नहीं समझ ठंडी हवा लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक बैलेंस ऐसे करके मेंटेन रहता है। अगर आप इंडिया के इस थर्मल मैप को देखोगे तो गर्मी के मौसम में, क्योंकि थार डेजर्ट और उसके सराउंडिंग एरियाज में तापमान काफी बढ़ जाता है, तो तभी ये एक पावरफुल लो प्रेशर जोन का काम करता है, जो इंडियन ओशन के हाई प्रेशर के मानसून विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब जब समुद्र की ये मॉइस्चर फिल्ड हवा इंडियन रीजन में लैंड करती है, तो कंडेंसेशन की वजह से ये हवा इन रीजन्स में बारिश गिराते गिराते आगे बढ़ती है, जब तक वो हिमालय से ना जाकर टकरा जाए। इसके बाद नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी भारी बारिश होने लगती है। पर यहाँ पर थार में प्रॉब्लम है ये अरावली रेंजेस, जो इन विंड्स को ब्लॉक कर देते हैं और जिस वजह से थार में सूखा पड़ता है। बट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एक मेटेरोलॉजिस्ट भूपेंद्र नाथ गोस्वामी जब इंडिया के क्लाइमेट पैटर्न्स को स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें एक अनयूजुअल फिनोमेना देखने को मिला। बेसिकली उनका ये कहना है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के वजह से अभी इंडिया के बे ऑफ बंगाल रीजन में कुछ नए अनयूजुअल प्रेशर जोन्स क्रिएट हो रहे हैं, जिस वजह से जो बारिश आइडियली नॉर्थ इंडिया के तरफ बढ़नी चाहिए वो अब सीधे थार डेजर्ट की ओर बढ़ रही है। एंड दिस इज अलार्मिंग, क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर यही सेम पैटर्न कंटिन्यू होते रहा तो ज्यादा बारिश होने की वजह से आने वाले दशकों में थार तो रेगिस्तान में लैंड करना शुरू कर दो। बट इस ड्रास्टिक शिफ्ट से इन प्रेशर जोन्स की वजह से इंडिया के बाकी इलाकों में बारिश की किल्लत होने लगेगी, जिस वजह से इंडिया के कई पार्ट्स में खाने पीने का अकाल आ सकता है। देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, बारिश में थार एक लो प्रेशर जोन बन जाता है, जिसकी वजह से ही इंडिया में बारिश अट्रैक्ट होती है। बट अभी जैसे हमने देखा, थार में ज्यादा बारिश गिर रही है और ये कोई 1 साल का डेटा नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी ने पिछले 50 साल के वेदर पैटर्न्स को स्टडी किया, जिससे उन्हें ये पता चला कि पिछले 50 सालों में वेस्टर्न इंडिया में 25% ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन वहीं पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बारिश 10% से डिक्रीज हो गई है। सो अगर यही ट्रेंड कंटिन्यूड रहा, थार रीजन काफी हद तक ग्रीन तो हो जाएगा। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, ये ग्रीन गधे के पीछे भाग रहे थे, जितनी गर्मी तो जनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब अब ये एक एरिया एक लो प्रेशर जोन क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से इंडिया उतनी बारिश को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा जितनी अभी करता है।
तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, Climate change. और दैट इज अलार्मिंग। क्यों? क्योंकि जहां बारिशें होती हैं वहां कम हो जाएंगी, जहां नहीं होती थी वहां ज्यादा हो जाएंगी, सब उल्पटांग हो जाएगा। तो जहां आप फार्मर्स कर रहे थे क्या क्रॉप्स का कल्टीवेशन, वहां अब वो बंजर बन के रेगिस्तान बन जाएंगी जगहें। ये तो बहुत ही उल्टपटांग होने लग गया। वही तो है, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ये क्लाइमेट चेंज है। हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग तो होती है कि ओवरऑल पूरा, देखिए काफी चेंजेस आने वाले हैं, मगर इसका इम्पैक्ट धीरे होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। धीरे 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 मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो आज जिंदा हैं उनकी मृत्यु के बाद ये सब होगा। मगर फ्यूचर को देखना चाहिए, नो डाउट फर्क पड़ता है। अगर यूएई और सऊदी अरेबिया में ज्यादा रेन आ गई, वहां पे रिसोर्सेज आ गए तो कबाड़ा हो जाएगा। एक तेल मिल गया उनको, ऊपर से उनको पानी वानी भी मिल गया, उनका तो हो गया। देखेंगे, मगर डेफिनेटली चाइना काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं ऑन आर्टिफिशियल क्लाउड्स। मतलब वो इतना कर रहे हैं कि जहाँ पर भी चाहे वह रेन क्रिएट कर देंगे। तो चाइना बड़ा आगे गया हुआ है ऑन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल क्लाउड्स। तभी तो क्या नहीं है कि विपिन रावत जो थे उनकी जब डेथ होनी तो हमें लग रहा था हो सकता है उन्होंने कुछ जेनरेट करके ये सब क्लाउड्स करके किया। बड़ा जबरदस्त है कि मतलब दिल्ली में जिस दिन बारिश चाहिए होगी तो बता देंगे, कंपनी आएगी आर्टिफिशियल क्लाउड बना के बारिश करा के चली जाएगी। ये भी हो सकता है। अब मैं तो भैया कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं इस टाइप का, मगर पॉसिबल भी है कई चीजें। मैं तो अब सब कुछ बिलीव कर लेती हूँ कि आज बारिश चाहिए, बटन मारा आज बारिश हो गई। बिल्कुल। आज सनशाइन चाहिए, बटन मारा सनशाइन हो गई। इवेंचुअली फ्यूचर में ये सब चीजें आएंगी। और वो जो उन्होंने झाड़ी दिखाई थी ना, ये झाड़ियां मैंने जोधपुर में बहुत देखी हैं। अब मुझे नहीं पता यही वाली झाड़ियां हैं जिसके पत्ते खट्टे खट्टे होते थे, इमली जैसी इसमें लगती थी शायद, या ये वो सेम ही झाड़ी है। अब मुझे पूरा याद नहीं, क्योंकि बचपन का टाइम था ना। वो ऐसी ही पत्तों की झाड़ी होती जिसके खट्टे पत्ते होते थे, इमली के निकलते थे ऐसे। और ऐसे टच करो, एक ऐसी भी होती थी जिनको टच करो तो उनके पत्ते जो है ना सिकुड़ के ऐसे बंद से भी हो जाते थे। वो सेम ही होते थे सारे, दोनों एक ही पौधा था कि दो अलग टाइप के थे। अब मुझे ये सब याद नहीं आ रहा, बचपन में देखे हुए हैं। एक तो खट्टे खट्टे होते थे, यूं खाते थे। फिर हमने उसके बाद उसको काफी खाया था। और एक होते थे जिसमें से एक फ्रूट सा निकलता था, उसको खोलो उसमें से एक वो निकलेगा पल्पी सा, उसको नीम का पेड़ था। वो नीम के पेड़ के फ्रूट्स भी होते थे वहां पे कई जगहों पर, वो भी खाए में। वो मीठा मीठा होता था, इतना हैरानी होती थी। कड़वा सा नीम का पेड़ और उसका जो फ्रूट छोटा सा उसके अंदर पल्प होता था ऐसे गुदगुदा सा, वो मीठा मीठा होता था। मुझे सब याद आ रहा है बचपन में, यार क्या टाइम था, वो याद आ गया इसको देखकर। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।